मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांड से कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 के अंतर्गत मैं इतिहास विषय को आपके समक्ष जो है वो रखना चाहता हूं। उसका भी एक टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसा कि जो है मुझे आदेश किया गया है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसके बाद आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने अपना टॉपिक का चयन किया है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना ये एक वैश्वीकरण की क्रिया है। एक देश का दूसरे देश से जो हम रिलेशन करते हैं, एक अर्थव्यवस्था का दूसरी अर्थव्यवस्था से जो रिलेशन है, यही वास्तव में भूमंडलीकृत विश्व का बनना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, भूमंडलीकृत विश्व का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व का एकीकरण होता है। यहाँ आपको ध्यान में रखने की बात यह है कि एकीकरण का क्या तात्पर्य है। एकीकरण का तात्पर्य एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से समाविष्ट हो जाना है। आगे चलते हैं। यह आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों का संयोजन है। जैसा कि हम कह रहे हैं, आपसे बता रहे हैं कि ये एकीकरण की अगर हम बात करें तो इसमें हम आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक को भी यदि जोड़ दें तो फिर उसका जो संयोजन होगा वह वैश्वीकरण का श्रेष्ठ रूप हमें दिखाई देगा। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि यह स्थानीय घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। अब हम ये 3 पॉइंट अध्ययन करने के उपरांत हम देख रहे हैं कि हम यहाँ ये बात कहना चाहते हैं कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना जो है सामान्य रूप से वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम इस चैप्टर में वैश्वीकरण के बारे में ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक देश की अर्थव्यवस्था का, इसको पॉइंट को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चैप्टर का मूल ही यह है, एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था से जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे वस्तुओं, व्यक्ति, नौकरियों का एक देश से दूसरे देश तक स्थानांतरण, मैं इसको वर्तमान में भी ले जाना चाहता हूँ। कोविड-19 इस समय महामारी बीमारी के कारण ही हमें यहाँ पर ऑनलाइन क्लासों के लिए संचालित करने के लिए कहा गया है। तो इस समय जो है संक्रमण एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, यहाँ वैश्वीकरण को दूर किया गया है। आज व्यापार एक देश से दूसरे देश को हटा दिया गया है। यानी कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही थी, आज को हम उसको जो है एक दूसरा देश, एक देश दूसरे देश से अब हटना चाहता है। वैश्वीकरण का यहाँ पर विच्छेदन होता दिखाई दे रहा है, लेकिन निकट भविष्य में जल्दी ही ये समस्या से हम निजात पाएंगे और वैश्वीकरण की फिर प्रक्रिया पर लौट आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप जैसा कि देख पा रहे हैं, गिरोह पर अगर हम जाएं तो हम जैसा कि परिभाषा में अभी बता रहे थे कि एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से हमने ये रिलेशन दिखाने का प्रयास किया है। तो हम देखते हैं कि ये रिलेशन क्या है, वैश्वीकरण है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि वैश्वीकरण कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण कोई नई बात है, आज कोई नई बात हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह पुराने जमाने से चला आ रहा है। अगर हम बात करें 15वीं सदी की, अगर हम बात करें तो क्या है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। यहाँ पर विषय यह नहीं है कि मैं इसको विस्तार से बताऊं, केवल हमें अपने समय सीमा को भी ध्यान में रखना है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। इससे भी पहले सिल्क रूट से सेवाओं का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश को होता रहा। जैसा कि आप फिर गिरोह पर हम जा रहे हैं और हमने सिल्क रूट को लिया है, यानी कि सिल्क रूट के द्वारा एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हम जा रहे हैं। बात वही कहना चाह रहे हैं बच्चों, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हम देख रहे हैं
कि हम जो है यहाँ से चाइना से चलते हैं और मध्य एशिया से चलते हुए अन्य महाद्वीपों तक हम ये सिल्क रूट आप देख रहे हैं। इसका सबसे पहले उद्देश्य क्या था? व्यापार करने के उद्देश्य से सिल्क रूट बनाया गया था। लेकिन इसके बाद जो है इसको हम धार्मिक रूप से भी देखने लगे, राजनीतिक रूप से भी देखने लगे, आर्थिक रूप से भी देखने लगे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पूरा विश्व एकजुट हो गया और यही एकजुटता वैश्वीकरण कहलाती है। जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं कि वैश्वीकरण के कारण औद्योगिकरण को भी तेजी से, मतलब वैश्वीकरण के कारण औद्योगिकरण भी तेजी से हुआ। कैसे हुआ औद्योगिकरण? जब एक विचार दूसरे विचार, एक देश से दूसरे देश, एक वस्तु दूसरी वस्तु, एक, तो ऐसी स्थिति में जो है क्या होगा कि एक व्यक्ति दूसरी अर्थव्यवस्था में गबन कर जाएगा और परिणाम स्वरूप उसे कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा और ऐसी स्थिति में, रोजगार की स्थिति में जो है औद्योगिकरण तेजी से होने लगेगा। वैश्वीकरण और औद्योगिकरण ने हमारे दैनिक जीवन को बदल दिया, जैसे कि आज हम देख रहे हैं। फिर मैं वही कहना चाहूंगा कि आज हमारे जो दैनिक जीवन को बदला है वह वैश्वीकरण का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। तो चलिएगा हम और आगे चलते हैं। 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत दुनिया के सबसे धनी देश थे। ये आपको सुनने में थोड़ा अचंभित लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि चीन और भारत दुनिया के सबसे बड़े देश थे। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? अब यूरोप और अमेरिका विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश कैसे बन गए, सर्वश्रेष्ठ केंद्र कैसे बन गए? इसलिए यह अध्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रकार में इस अध्याय में 4 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करूंगा, जिसका विस्तार मैं अब यहाँ नहीं दे सकता। समय सीमा समाप्त हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत।